हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पाई क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक चैप्टर 2 विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व एवं वृद्धि यही चल रहा है। इसकी 2 वीडियो हम पहले कर चुके हैं, आज ये इसकी तीसरी और आखिरी वीडियो है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर। जो पहला टॉपिक है इसमें हमारा वो है विश्व जनसंख्या के दोगुना होने की अवधि, यानी जो वर्ल्ड की हमारी पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, उसे दुगना होने में कितना समय, कब कब कितना समय उसका लगा। तो देखो, जो हमारी जनसंख्या थी लगभग शुरुआत में 10,000 ईसा पूर्व लगभग 50 लाख के आसपास थी। तो उसे 50 लाख से 1 करोड़ होने में, शुरुआत में जो शुरुआती हमारी जनसंख्या थी, जब से ईसा पूर्व से पहले की जो 10,000 वर्ष हैं तब मानी जाती थी, वो एक अनुमानित है कि लगभग 50 लाख थी। अब उसे 50 लाख से 1 करोड़ होने में लगभग 10 लाख वर्ष लग गए शुरुआत में, आज से कई साल पहले की बात है। ठीक है, अब बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे वर्तमान समय आने लगा। फिर 5 अरब से 6 अरब होने में उसे कुल 12 वर्ष लगे। समय की जनसंख्या इतनी तेज़ी से बढ़ने लगी, जिस जनसंख्या को डबल होने में आज से 2-2,500 साल पहले कुल 10 लाख दोगुना होने की जो अवधि है वो बहुत कम हो गई। बहुत, यानी वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है बहुत तेज़ी से डबल हो रही है। तो देखिए, इस आपको इस टेबल में भी दिखाई दे रही है। उससे पहले मैं आपको देता हूँ, यह है, और ये जो अवधि है क्या डबल होने की, ऐसा नहीं है कि पूरे देश में एक समान गति है इसकी। अलग अलग देशों में अलग अलग इसकी गति है, यानी किसी देश में ज़्यादा तेज़ी से डबल हो रही है और किसी देश में बहुत कम तेज़ी से डबल हो रही है, लगभग कांस्टेंट है वहाँ पर। और हो भी कहाँ रही है ज़्यादा तेज़ी है, विकासशील देशों में। जो विकासशील देश हैं जैसे भारत है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, इन देशों में बहुत तेज़ी से दुगनी हो रही है। बाकी जो डेवलप्ड कंट्री है, विकसित देश है हमारे, जैसे यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वहाँ बहुत तेज़ी से ये बहुत कमी से ये बढ़ रही है। अब देखो, ये हमें एक टेबल बना के दे रखी है। 10,000 ईसा पूर्व, यानी ईसा के जन्म से 10,000 पहले लगभग ये 50 लाख थी। फिर इसे 1 करोड़ होने में तो 10 लाख वर्ष लग गए थे, वो बीच का इन्होंने बताया नहीं है। फिर ये 1650 से लेकर चल रहे हैं मेनली, कि 1650 में विश्व की जनसंख्या कितनी थी, 50 करोड़। ठीक है, और ये 50 करोड़ होने में इसे 1500 लगभग 1500 साल लग गए, अगर हम पहला वर्ष जो है मान लें ईसा वाला। ठीक है, इसे 1500 वर्ष या 1500-1600 वर्ष इसे लग गए। फिर देखो, 50 करोड़ से 100 करोड़ 1804 में हो गई, 154 वर्ष में हो गई। देखो, पहले 1500 वर्ष लग रहे हैं, अब 154 वर्ष हो गए। अगले 100 करोड़ से 200 करोड़ होने में 123 वर्ष लग गए। फिर डबल होने में, यानी 200 से 400 होने में 47 वर्ष लग गए। अब 400 से 800 करोड़ होने में लगभग 51 वर्ष की उम्मीद है कि 2025 में ये हमारी 800 करोड़ हो जाएगी, क्योंकि अभी 700 प्लस ये हमारी चल रही है। तो देखो, इस टेबल से पता चलता है कि पहले कितने धीरे धीरे जनसंख्या डबल होती थी और अब कितनी तेज़ी से ये जनसंख्या डबल होती जा रही है। आगे आ गया स्थानिक प्रारूप, जनसंख्या का स्थानिक प्रारूप। इसका अर्थ क्या है, स्थानिक प्रारूप का क्या अर्थ है, स्पेशियल फॉर्म। तो स्थानिक प्रारूप से अर्थ है कि विश्व के भिन्न भिन्न देशों में, यानी अलग अलग देशों में जनसंख्या वृद्धि की हम आज के समय से तुलना कर सकते हैं, कि आज के समय के अनुसार फला देश में जनसंख्या वृद्धि क्या है, ऑस्ट्रेलिया में क्या है, इंडिया में क्या है, मैक्सिको में क्या है। ये हम बड़े आसानी से आज के टाइम पे इसकी तुलना कर सकते हैं। ये आपको सबको पता ही है कि विकसित देशों में जो वृद्धि दर है वो निम्न है, विकासशील देशों में जो वृद्धि दर है वो हमारी क्या है, बहुत हाई बनी हुई है। जैसे इंग्लैंड एक हमारा विकसित देश है, और भारत हमारा विकसित देश नहीं है। तो भारत में जिस तेज़ी से जनसंख्या बढ़ रही है, उस तेज़ी से उसके मुकाबले इंग्लैंड में जनसंख्या बहुत कम तेज़ी से हमारी बढ़ रही है। अच्छा, एक बहुत अच्छा टॉपिक है जो जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि तो आपको पता ही। आर्थिक विकास क्या होता है, लोगों के रहन सहन का जीवन ऊपर होना, उनकी इनकम के साधन बढ़ना। इनमें आपस में क्या है, ऋणात्मक संबंध। अगर जनसंख्या वृद्धि तेज़ी से होगी तो आर्थिक विकास कम हो जाता है, जैसे हमारे देश का है। हमारे देश का आर्थिक विकास स्लो क्यों है, यहाँ पर ज़्यादातर लोग गरीब क्यों हैं, क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या बहुत अधिक है। और जनसंख्या वृद्धि अगर कम होगी तो आर्थिक विकास अपने आप तेज हो जाए, यानी उल्टा है, एक बढ़ेगा दूसरा कम होगा। ठीक है, एक कम होगा तो दूसरा अपने आप ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। अब देखो, विश्व की जो जनसंख्या है आज के टाइम में लगभग 1.4%। अब आप कहोगे सर ये तो बहुत कम है, ये बहुत निम्न प्रतीत होती है, लेकिन जब ये 1.4%
विश्व की जनसंख्या पर लगती है ना तो ये बहुत ज़्यादा हो जाती है। विश्व की जनसंख्या कितनी है? 700 करोड़। अब 700 करोड़ का तुम 1.7% निकाल के देख लो, 1.4%। ये देखो वृद्धि दर हमारी 104%। अब ये हमने 700 करोड़ का 1.4% हमने निकाला तो ये लगभग 9 करोड़ 80 लाख प्रति वर्ष आ गया। यानी पूरे विश्व की जनसंख्या 9 करोड़ 80 लाख बढ़ जाती है। 9 करोड़ कम होता है? बहुत ज़्यादा होता है। और जबकि वृद्धि दर अगर हम देखें तो 1.4%, 1 पॉइंट कुछ भी नहीं होता 9 करोड़ के हिसाब से। लेकिन ये जब बड़ी जनसंख्या पर लगता है तो बहुत ज़्यादा। तो देखो ये हमें वृद्धि दर दे रखी है विभिन्न प्रदेशों की। सबसे पहले पूरे विश्व की दे रखी है। देखो पूरे विश्व की देखो 1990-95 के आसपास 1.6% थी। अब इसमें कमी आ गई है 1.2। लेकिन ये अफ्रीका देखो, अफ्रीका में पहले 2.4 थी, अब 2.6, यानी वहाँ कोई कमी नहीं आ रही है। वहाँ वृद्धि दर ज़्यादा है। अफ्रीका की वृद्धि दर जनसंख्या की सबसे ज़्यादा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गरीब देश वही है हमारे अफ्रीकन कंट्रीज जो होते हैं, नाइजीरिया वगैरह जो हैं, ये सब हमारे वहीं हैं। यूरोप ये सबसे डेवलप्ड वो है हमारा एरिया। देखो यहाँ पहले क्या थी? 0.2% थी। 0.2 तो कुछ भी नहीं है, यानी 100 में से 2 से भी कम। ठीक है, अगर इसका परसेंटेज में निकालोगे तो 100 में से 2 भी नहीं निकलेगा। अब ये 0.1 इन्होंने और कम कर ली है। उत्तरी अमेरिका, उत्तरी जो जहाँ पर अमेरिका है हमारा, अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, ठीक है, ये जो है हमारे पास, वहाँ 1.4 थी, उन्होंने भी अब 0.8 कर लिया। लैटिन अमेरिका और कैरेबियन, ये वही है। लैटिन अमेरिका नीचे की साइड होता है, और जहाँ कैरेबियन यानी जहाँ वेस्ट इंडीज़ की टीम क्रिकेट के हिसाब से अगर हम बोलें उस चीज़ को कहा गया है। 1.7 थी, 1.1। देखो एशिया में, इवन एशिया जहाँ हमारा भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान वगैरह हैं, इनकी भी 1.6 थी, इन्होंने भी 1 कर लिया। यानी यहाँ पर भी वृद्धि दर को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया गया है और वो धीरे धीरे गति से बढ़ रही है। ओशिनिया, ओशिनिया में मेनली क्या आते हैं? ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है और फिजी। वहाँ पहले भी 1.5 थी, आज भी 1.5 है। इन्होंने ना ज़्यादा बढ़ाई ना ज़्यादा घटाई, अपना सेम वृद्धि दर इनकी यहाँ पर चल रही है। तो ये था हमारा स्थानिक प्रारूप, स्पेशियल फॉर्म जिसको हम बोल देते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जनसंख्या परिवर्तन के प्रभाव। अभी जो जनसंख्या परिवर्तन हो रहा है, जनसंख्या वृद्धि जो हो रही है, इसके प्रभाव क्या क्या, इम्पैक्ट क्या पड़ रहे हैं? देखो सबसे पहले तो आप ये देखो, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि हो कहाँ रही है? विकासशील देशों में हो रही है ना? कहाँ पर हो रही है? विकासशील देशों में। विकसित देशों ने तो इसको लगभग कंट्रोल कर लिया है। अब जो हमारे विकासशील देश हैं, जैसे हमारा भारत ही है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? जनसंख्या वृद्धि के बहुत ही घातक परिणाम आ रहे हैं। बेरोजगारी बढ़ रही है, ऐसे बढ़ रही है, अपराध बढ़ रहे हैं, और सबसे बड़ा जो दिक्कत आ रही है, प्राकृतिक जो संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन में खाद्य पदार्थ है हमारे, पानी है, भूमि है, इनकी कमी आ रही है। भाई भूमि हमारी उतनी है, अब जैसे भारत का जो क्षेत्रफल है वो बढ़ तो रहा नहीं, वो तो उतने का उतना ही है। पानी जो हमारे यहाँ उपलब्ध है वो भी उतना ही है। अब जो पानी हमारा पहले 100 करोड़ जनसंख्या को पाल रहा था, वो अब हमारा 135 करोड़ जनसंख्या को पाल रहा है। तो प्राकृतिक संसाधनों में बहुत तेज़ी से कमी आ रही है। यानी जो प्राकृतिक संसाधन है, पहले जिस जनसंख्या का पालन पोषण करते थे, अब वो बढ़ी हुई जो जनसंख्या है उसका पालन पोषण करने में संभव नहीं है, सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। धीरे धीरे आपको पता है, धीरे धीरे खेत खत्म होते जा रहे हैं। क्यों? जनसंख्या बढ़ रही है, उनके रहने के लिए मकान वगैरह चाहिए, और परिवहन के साधन बढ़ाने के लिए, यातायात के साधन बनाने के लिए सड़कें बन रही हैं, तो किसानों के खेत लिए जा रहे हैं। तो जब खेती की ज़मीन कम हो जाएगी तो खाद्य पदार्थ कहाँ होंगे? तो जनसंख्या बढ़ती जा रही है और खाद्य पदार्थ हमारे कम होते जा रहे हैं, प्राकृतिक संसाधन कम होते जा रहे हैं। फिर भी अफ्रीका जैसे जो कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर क्या हो रहा है? वहाँ एड्स जैसी खतरनाक बीमारियाँ फैल रही हैं और उसकी वजह से वहाँ मृत्यु दर थोड़ी सी बढ़ गई है। तो वहाँ जनसंख्या वृद्धि दर में थोड़ी सी कमी पाई गई है। और भारत की जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो 1.64% है। हालांकि देखने में काफ़ी कम लगती है, लेकिन जब आप इसको निकालोगे तो लगभग 16-17 लाख लगभग हो जाती है। ये एक वर्ष में आ जाती है। ठीक है, इसके बाद आता हमारा जी थॉमस माल्थस का सिद्धांत। थॉमस माल्थस ने एक सिद्धांत दिया था, और कब दिया था? ये 1798 ईस्वी में दिया था। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी। इन्होंने कहा कि जनसंख्या बढ़ने की बिल्कुल भी चिंता मत करो, जनसंख्या बढ़ रही है, बढ़ने दो, एक टाइम ऐसा आएगा इसमें अपने आप कमी आनी शुरू हो जाएगी। आपको इसको बढ़ने की चिंता, ना इसकी कोई बढ़ने की चिंता करनी है, ना इसके लिए कोई उपाय करना है। बढ़ रहा है, बढ़ने दो। कैसे होगा? वो क्या कहते थे? जब लोगों की संख्या खाद्य पदार्थों की अपेक्षा तेज़ी से बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि लोगों की संख्या खाद्य पदार्थों की अपेक्षा, यानी जो खाद्य पदार्थ हमारे संपूर्ण विश्व में उपलब्ध हैं, बहुत तेज़ी से बढ़ेगी उनकी अपेक्षा, तो उसके परिणाम स्वरूप क्या होगा?
भाई किसी देश की जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई, वहाँ पर खाद्य पदार्थों की कमी आ गई, किसी देश की जनसंख्या कम बढ़ी है, वहाँ खाद्य पदार्थों की प्रचुर मात्रा है, तो भुखमरी फैलेगी। उस भुखमरी के कारण महामारी भी फैल सकती है, अकाल भी फैल सकता है, और फिर क्या होगा, एक देश दूसरे देश से अन्न मांगेगा, खाद्य पदार्थ मांगेगा, नहीं देगा तो फिर युद्ध होंगे। अब युद्ध होंगे तो लोगों की मृत्यु होगी, तो मृत्यु दर एकदम तेज़ी से बढ़ेगी, और जब मृत्यु दर बढ़ेगी तो जनसंख्या में अचानक ही कमी आ जाएगी। तो इनका मानना तो ये था कि भाई कुछ मत करो, एक टाइम ऐसा आएगा या अपने आप ही लड़ मर के बीमारी से, भुखमरी से अपने आप ही धीरे धीरे मर जाएंगे और अपना आप ही जनसंख्या कम हो जाएगी। उनका कहना तो ये था, और ये 1798 ईस्वी में आया था थॉमस माल्थस का सिद्धांत। अब ये तुम्हारा लास्ट टॉपिक आ जाता है जनांकीय संक्रमण, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। इसको समझते हैं क्या होता है ये। तो पहली बात तो ये जो वर्ड है जनांकीय संक्रमण, इसका सबसे पहले जो यूज किया था, इस शब्द का जो प्रयोग किया था वो थे नोटेस्टीन। ध्यान रखना बेटा, एमसीक्यू बनता है, पूछ सकते हैं जनांकीय संक्रमण का सर्वप्रथम उपयोग किसने करा था। नोटेस्टीन नामक भूगोलवेत्ता थे एक हमारे, जिन्होंने इसका प्रयोग किया था। अब ये जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत का प्रयोग किस लिए किया जाता है। ये कहता है किसी क्षेत्र की जनसंख्या का वर्णन, यानी किसी क्षेत्र की जो जनसंख्या है उसको पूर्णतया एक्सप्लेन करने में इसका प्रयोग किया जाता है। एक्सप्लेन करने का मतलब किस प्रकार की वो जनसंख्या, कितने बुजुर्ग हैं, कितने बच्चे हैं, कितने पुरुष हैं, कितनी स्त्री हैं, उसका पूरी तरह वर्णन करने में। और जनसंख्या का पूर्वानुमान, यानी उस क्षेत्र की जनसंख्या का पूर्वानुमान लगाना एक तरीके से, कि भाई इतने समय बाद यहाँ की जनसंख्या इतनी बढ़ जाएगी या घट जाएगी। पिछले इतिहास के आधार पर हम ये सब काम करते हैं। तो अब ये जो सिद्धांत है ये हमें क्या बताता है कि जो प्रारंभ में ग्रामीण समाज किस पर निर्भर था, कृषि पर निर्भर होता था, अशिक्षित होता था, ठीक है, स्वास्थ्य सेवाएं कम थी, और उसकी वजह से क्या होता था, उच्च जन्म दर, ठीक है, ये जन्म दर है, उच्च जन्म दर, वहाँ पे उस टाइम पर जन्म दर भी उच्च होती थी और मृत्यु दर भी उच्च होती थी। हमारी जन्म दर और मृत्यु दर शुरुआत में सब उच्च थी, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाएं ना के बराबर थी, तो बच्चे बीमारी से मर जाते थे, उनका कुछ ज़्यादा इलाज वगैरह संभव उस टाइम पे नहीं हुआ। लेकिन यही जनसंख्या जब उन्नति करके नगरीय बन गई, साक्षर बन गई, यानी पढ़ी लिखी हो गई, शिक्षित हो गई, तो क्या हुआ, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही निम्न हो गए। क्यों हो गए, क्योंकि तकनीक का ज्ञान हो गया, तकनीक की वजह से स्वास्थ्य सेवाएं हमारी बढ़ गई, क्योंकि उस शुरुआत में क्या होता था, जन्म के समय ही बहुत ज़्यादा बच्चों की मृत्यु होती थी। तो अब ये जो मृत्यु है ये कम होने लगी, कई बीमारियों पर उन्होंने विजय पा ली, उन लगभग सभी बीमारियों का आजकल देखो हमारे पास इलाज है। अब हुआ क्या कि जो ग्रामीण, खेतीहर और अशिक्षित लोग थे, कौन कौन से, ग्रामीण थे हमारे पास, पहले ग्रामीण थे, कृषि करते थे, और ये अशिक्षित लोग थे हमारे पास, ठीक है। तो ये अब कैसे बन गए, नगरीय हो गए, औद्योगिक, ठीक है ना, औद्योगिकरण हो गया, औद्योगिकरण हो गया इनका, और लोग शिक्षित हो गए, हमारे लोग यहाँ पर शिक्षित हो गए। तो ये जो चीज़ चेंज हुई है, जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, इसी को हम जननांकीय संक्रमण कहते हैं। यहाँ पर उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर होती थी, अब जब नगरीय बन गए तो ये जो जन्म दर और मृत्यु दर है ये अति निम्न हो गए। अब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, ये जो जनांकीय संक्रमण हुआ, ये कोई रातों रात नहीं हो गया, इसमें शताब्दियाँ लगी, अवस्थाएं लगी। अब देखो ये कैसी अवस्थाएं, प्रथम अवस्था को ये समझा रहे हैं कि आज से लगभग 200 साल पहले सभी देश इसी अवस्था में थे। विश्व के सभी देश 200 वर्ष पूर्व लगभग इसी अवस्था में थे। लोग कृषि कार्य में ही लगे होते थे, अधिकतर लोग कृषि कार्य में लगे होते थे, अपने अपने बड़े परिवार को ही वो संपत्ति मानते थे, ठीक है, जिसका परिवार जितना बड़ा उसका उतना रोग। उस टाइम पर जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च थी, क्योंकि सब लोग कृषि करते थे, स्वास्थ्य सेवाएं कम थी, अशिक्षित होते थे, तो जनसंख्या वृद्धि थोड़ी धीमी रहती थी। क्यों, क्योंकि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही, जितने जन्म ले रहे उतने ही मर रहे हैं, तो जनसंख्या वृद्धि थोड़ी धीमी थी। लोग अशिक्षित तो होते ही थे, तकनीक का उन्हें कोई ज्ञान नहीं था, जिसकी वजह से ना तो वहाँ कोई स्वास्थ्य सेवाएं थी, ठीक है, ना कुछ और उनकी सेवाएं थी जिससे वो मृत्यु दर को वो कम कर सकें। तो जनसंख्या वृद्धि इसमें यहाँ पर धीमी होती थी प्रथम अवस्था में, लगभग 200 वर्ष पूर्व। अब द्वितीय अवस्था आई भाई, धीरे धीरे समय बीतने लगा, लोग
शिक्षित होने लगे, वो सिर्फ कृषि पर निर्भर नहीं रहे, औद्योगिकरण हो गया, यानी उद्योग लगने लगे, लोग उद्योगों में काम करने लगे अपनी आजीविका कमाने के लिए। तकनीक का ज्ञान होने लगा, तकनीक के ज्ञान से स्वास्थ्य सेवाएं बहुत बेहतर हो गई। अब स्वास्थ्य सेवा बेहतर होने से क्या हुआ, मृत्यु दर में अचानक कमी आ गई। धीरे धीरे समय के साथ साथ मृत्यु दर में कमी आने लगी, और जो उच्च जन्म दर थी, पहले वो स्टार्टिंग में उच्च जन्म दर थी, फिर धीरे धीरे उच्च जन्म दर में भी कमी आने लगी। अभी आपको मैं ग्राफ से समझाऊंगा। और इसी अवस्था को जनसंख्या विस्फोट भी कहा जाता है, क्योंकि यही वो अवस्था थी जिसमें विश्व की जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ी, ठीक है, और इसीलिए हम इसको जनसंख्या विस्फोट का नाम भी देते हैं। एक तृतीय अवस्था है, देखो ये हमने ग्राफ से समझा रखा है, तो इससे पहले तृतीय अवस्था को समझा दूँ मैं आपको, होती क्या है। तृतीय अवस्था में क्या हुआ कि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही निम्न हो गई, ठीक है। ये लगभग वर्तमान समय को माना जाता है, जो हमारी तृतीय अवस्था ये चल रही है। जनसंख्या लगभग स्थिर हो गई, ज़्यादातर जनसंख्या नगरीय हो गई, शिक्षित हो गई, और तकनीक का बहुत अच्छा ज्ञान हो गया, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं आज के टाइम पे बहुत उच्चतम है। देखो कोरोना जैसी महामारी फैली, उसको कितनी जल्दी पूरे विश्व ने काबू कर लिया। अगर यही महामारी हमारी 200 वर्ष पूर्व फैली होती है ना, तो ये लगभग जनसंख्या का सफाया कर देती, ठीक है। तो आज तकनीक का ज्ञान है, जिसकी वजह से हम कोरोना जैसी महामारी पर भी जीत पाने में सक्षम है। अब ये देखिए, ये है हमारी प्रथम अवस्था, ये एक ग्राफ बना रखा है, ठीक है। इधर ये समय लिया गया है, ठीक है, ये हमारा समय है इधर, और इधर हमारा जन्म दर और मृत्यु दर है, ठीक है। यहाँ पर ये ले ली 15 और ये 1000 में है ये, ठीक है। देखो ये जो पहली अवस्था है, कहाँ से, यहाँ से लेकर और यहाँ तक, ये जो पहली अवस्था है, इसमें क्या है कि उच्च जन्म दर और मृत्यु दर, पहली अवस्था में ये था, जन्म दर और उच्च मृत्यु दर भी ज़्यादा थी और जन्म दर भी उच्च थी, तो इसकी वजह से जनसंख्या बहुत धीरे धीरे बढ़ी, देखो लगभग स्थिर सी है, तो जनसंख्या बराबर, इसमें लगभग ना के बराबर बढ़ी। इसमें जो देश आ जाते हैं हमारे, बांग्लादेश आ गया, और आदिवासी जो जनसंख्या जहाँ पे ज़्यादा पाई जाती है, कुछ उस तरह के वेश हमारे आ गए। अब सेकंड अवस्था शुरू हुई। स्टार्टिंग में वही था, उच्च जन्म दर थी, मृत्यु दर भी उच्च थी। अब धीरे धीरे क्या आने लगा भाई, तकनीक का ज्ञान होने लगा, लोग शिक्षित होने लगे, तो जन्म दर तो उच्च बनी रही, फिर धीरे धीरे जन्म दर धीरे धीरे कम होने लगी। अब मृत्यु दर में अचानक कमी आ गई, तो जिससे इसका फासला, ये जो फासला है ये बहुत बढ़ता चला गया। देखो इस यहाँ पर कितना बढ़ गया ये, तो ये जो एरिया है ये, इसको कहा गया जनसंख्या विस्फोट, कि यहाँ तो भाई जनसंख्या विस्फोट हो गया। पता चला कि पैदा 1000 लोग हो रहे हैं और मर कुल 10 रहे हैं, यानी कि 990 लोग एकदम से बढ़ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको ये बताता हूँ तो फिर ऐसे धीरे धीरे तकनीक का ज्ञान होता गया। अब तकनीक का जब ज्ञान होता गया, लोग समझदार होते गए, छोटे परिवारों का महत्व समझने लगे, तो धीरे धीरे जन्म दर भी हमारी ये कम होने लगी, और ये मृत्यु दर भी हमारी धीरे धीरे कम होने लगी। तो आपस में आकर फिर ये दोबारा यहाँ पर आकर मिल गई। तो ये एक पोर्शन ऐसा आ गया जहाँ जन्म दर और मृत्यु दर दोनों निम्न हो गई। तो ये जो जनसंख्या विस्फोट चला था ये बीच में, इस पर इन्होंने काबू पा लिया देशों ने तकनीक के ज्ञान से। अब आ गया भाई तीसरा, और इसमें देश कौन कौन से थे हमारे पास। देखो जब ये शुरुआत हुआ था तो पेरू जैसा देश था, और यहाँ पर आके श्रीलंका और कीनिया इसमें आ जाते हैं। अब ये तीसरी अवस्था आ गई, यहाँ पर जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही निम्न हो गए। आज के समय की बात है, आज लोग छोटे परिवार के महत्व को समझते हैं, तकनीक का हमारे पास ज्ञान आ चुका है, ज़्यादातर जनसंख्या नगरीय हो चुकी है, उद्योगों में काम करने लगी है, कृषि पर ज़्यादा वो निर्भर नहीं है। तो अब इसके कारण ये लगभग जनसंख्या हमारी स्थिर हो गई है, या तो स्थिर हो गई है या बहुत ही निम्न गति से बढ़ रही है। जो वृद्धि दर हम आपको दिखा रहे हैं 1.4%, हालांकि वो भी बहुत ज़्यादा है, उसे भी अभी काबू करने की ज़रूरत है। तो इसमें कैसे कंट्री आ रहे हैं, जापान आ गया, कनाडा आ गया, यूएसए आ गया, या यूरोपियन कंट्री हैं, जितनी भी डेवलप्ड कंट्री हैं वो सब इसमें आ गए। अभी भी विकासशील देश इसको पाने में काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। जिस दिन वो इस अवस्था को पालेंगे उस दिन वहाँ भी जनसंख्या काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगी। अब आता है हमारे पास जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। तो सबको पता है, आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हो कि जनसंख्या को काबू करने के क्या परिवार नियोजन के जो भिन्न भिन्न तरीके हैं, प्रारूप हैं, जो आप ऐड वगैरह में देखते हो, सरकार अखबारों में छापती रहती है, उनका हम प्रयोग कर सकते हैं। बच्चों के जन्म में हमें अंतराल जरूर करना चाहिए। ये नहीं कि एक बच्चा पैदा हुआ फिर दूसरे की तैयारी हो गई, हर साल लाइन लगा रखी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो फिर जनसंख्या बढ़ेगी। तो जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए बच्चों के जन्म में अंतराल होना बेहद ज़रूरी है। सरकार हमारी कहती भी है कि दूसरा बच्चा 3 साल बाद। महिलाओं और लोगों दोनों को शिक्षित किया जाना चाहिए। शिक्षा से ही उन्हें पता चलेगा कि बड़े परिवार के क्या नुकसान है और छोटे परिवार के क्या क्या लाभ हमारे
होते हैं। महिलाओं के स्वास्थ्य को बेहतर बनाना चाहिए। महिलाओं का स्वास्थ्य, देखो महिलाओं को तरह तरह की बीमारियां होती हैं, किससे, प्रेगनेंसी से संबंधित बहुत सारी बीमारी होती है। तो उनको अगर हम शिक्षित करेंगे, शिक्षित करने से वो अपने स्वास्थ्य के प्रति ज़्यादा शिक्षित होंगी, ज़्यादा उसका ख्याल रखेंगी, तो उससे भी जनसंख्या में हमारी कमी आ जाएगी। जो सरकार द्वारा ऐड आती रहती हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के गर्भ निरोधक कारक आते रहते हैं, गोलियाँ आती हैं, कोपर्टी वगैरह आती हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिनकी उपलब्धता आसानी से होनी चाहिए, वह ये फ्री होनी चाहिए, जो कि विकासशील देशों में कर भी रहे हैं। जनसंख्या कम करने के लिए सरकार काफ़ी मेहनत कर रही है, इन चीज़ों को फ्री में उपलब्ध करा रही है। और जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए, जैसे कि अभी आपने हाल ही में सुना होगा कि यूपी ने एक जनसंख्या नियंत्रण कानून का ड्राफ्ट तैयार करा है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें। तो जब लोग नहीं मानते, सरकार बहुत देर अपील कर रही है कि भाई ये करना चाहिए, फलाना करना चाहिए, जनसंख्या पर काबू करो, जब लोग नहीं मानते तो फिर सरकार को सख्त कानून बनाने पड़ते हैं। जैसे चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी अपनाकर अपनी जनसंख्या बहुत हद तक काबू कर ली, जिस तेज़ी से वरना वो बढ़ रही थी तो उससे तो चाइना का नाश हो ही जाता। लेकिन उन्होंने देखो अपनी जनसंख्या को काबू करा, और आज कितना डेवलप्ड कंट्री है चाइना भी। हमारा देश उसके मुकाबले कुछ भी नहीं है। जब दोनों आज़ाद हुए थे तब चाइना हमारे देश के सामने कुछ भी नहीं ठहरता था। तो जनसंख्या नियंत्रण कानून भी जनसंख्या को नियंत्रण करने का एक बेहतरीन उपाय है। तो इस तरह से बच्चों आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब आपको मैं इसके नोट्स भेजूंगा, जब नोट्स भेजूंगा तो उन नोट्स को पढ़ना, उनमें भी यही सब चीज़ लिखा हुआ है। ये सब मैंने मेन हेडिंग लिखी हुई हैं, सब ये वहीं से बनाया है हमने। और जब वो नोट्स आप पढ़ लोगे तो इसकी जो एक्सरसाइज आपको दे रखी है चैप्टर की, उसमें जो भी क्वेश्चन आपको दे रखे हैं वो आप बड़े आसानी से अपनी कॉपी में कर पाओगे सोल्व। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।